बड़ी शक्ति ताकत है क्या है? जानकारी। एक नंबर जानकारी, सूचना, शिक्षा और जागरूकता। इससे श्रमिकों की ताकत बढ़ती है। काम करने वाले लोगों की ताकत कैसे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उसका ये निकल के आया है समाधान कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार की जितनी भी योजना चल रही है, चाहे भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है और संगठनों की है, वो उनको बताइए फायदा क्या हो। अब आज पिछले सालों में भी मैं आया आपके बीच में, कोरोना की बात चल रही थी, तब कोरोना की बात की, लेकिन आज कोरोना से बचाव भी हो। आपके यहाँ इतने केस आए नहीं। हमने भी कोरोना के टाइम कैंप लगाया था, सब मास्क पहन कर आए थे। अभी ई श्रम कार्ड की जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। ई श्रम कार्ड, मुझे नहीं पता आप में से किसी के पास है नहीं, होना चाहिए। अब ये क्या है? आप सब काम करते हैं? अगर कोई पूछे कि ये बताओ कि आपकी काम की क्या पहचान है, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे मेरे पास वोटिंग वाला कार्ड है, वो तो नागरिकता का कार्ड हो गया। आपके पास आधार कार्ड है, वो जितनी भी योजना है उनसे जुड़ने का कार्ड हो गया। लेकिन श्रमिक के नाते, कामगार के नाते, काम करने वालों के नाते हमारी क्या पहचान है? वो पहचान सरकार हमें दे रही है आज। और मुझे जानकारी मिली कि इसकी जानकारी यहाँ नहीं है, इसलिए इतनी दूर इस कार्यक्रम में आपके बीच में पूरी टीम हमारी आई। क्या कहना चाहते हैं? ई श्रम कार्ड बनाइए। किसी भी ई मित्र के पास जाकर अपना जनाधार कार्ड लेकर, अपनी बैंक की डायरी लेकर, अपना मोबाइल नंबर लेकर चले जाएं, अपना पंजीकरण ई श्रम कार्ड में करा दें। फायदा क्या होगा? सरकारी कार्ड, ई श्रम कार्ड, श्रम मंत्रालय भारत सरकार का हर एक के पास हो। कल को कोई पूछे आपकी काम से क्या पहचान है, आप फौरन कहेंगे कि हाँ ये मेरे पास ई कार्ड है। एक तो पहचान का मतलब ये है कि सरकार का जो रिकॉर्ड है, जो सरकार का रिकॉर्ड है, जो सरकार का खाता है, उसमें हमारा नाम आ जाता है कि फला फला रमीला जी इस गांव में रहते हैं, ये काम करते हैं, इनका ई श्रम कार्ड बनाया। एक फायदा तो ये पहचान, सरकार के खाते में नाम। उसका क्या फायदा होगा? कल को कोई भी अच्छी योजना आपके लिए आती है तो सरकार को पता है कि कौन लोग कहाँ रहते हैं, उनका खाता नंबर क्या है, कोई फायदा पहुंचाना है तो सरकार पहुंचाती है। ये तो एक बात। दूसरी बात, आज हम काम करते हैं, हमें चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है, हमारी काम करने की शक्ति कम हो सकती है। उस समय क्या होगा? हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर आज मुझे चोट लग जाए तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ या खेती में मजदूरी करता हूँ, भवन निर्माण में मजदूरी करता हूँ, और अगर मैं काम नहीं कर पाया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? उसके लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड में व्यवस्था की है 1 लाख रुपए तक का मुआवजा। कैसी लगी ये बात? अच्छी लगी है, बढ़िया लगी। कोई पैसा सरकार को नहीं देना है, कोई किस्त नहीं देनी है, ये सरकार की तरफ से फ्री है। एक और बात, हम काम करते हैं, अगर भगवान न करे हमारी मृत्यु हो गई, और मृत्यु से तो कोई नहीं बचा, मृत्यु हो जाती है, हर एक की होनी है, जो आया है उसको जाना है, ये बात तय है। तो मेरा परिवार का क्या होगा? सरकार ने उसकी भी व्यवस्था आज कर दी। ये 2 लाख रुपए तक आपका जीवन बीमा सरकार ने इस कार्ड धारक को, जिसने ये कार्ड बनाया है, उसको मिलेगा। ये बात कैसी लगी? सरकार ने आपसे कुछ लिया? आपको सिर्फ इतना कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और आपको बताने की जिम्मेदारी हमारी। और अब आगे इस पर काम करने की जिम्मेदारी आपको। इतना सा काम करना है कि मित्र के पास जाके ये कागज ले जाके अपना एक कार्ड ही तो बनवाना है। क्या ये मुश्किल काम है? सरकारी केंद्रों पर फ्री है, लेकिन जो ये मित्र काम कर रहे हैं, ये 150 रुपये शायद आपका कार्ड अच्छे से बनाकर सजाकर देने में आपकी मदद करते हैं। ये काम कोई मुश्किल तो नहीं है।
या आपको लगता है ये काम बहुत मुश्किल है? इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, ये कागज, मोबाइल फोन, जन आधार कार्ड और ये लेकर जाना है अपना बैंक की कॉपी। वो आपको वहाँ पर आपका कार्ड बना देगा, पूछेगा आप क्या काम करते हो, लिख देगा। अब क्या हुआ, इधर 1 मिनट में, आज कंप्यूटर के ज़माने में ये काम फौरन हो जाता है और आपका नाम सरकार के पास चला गया कि ये व्यक्ति ये काम करता है। तो इस योजना का ये फायदा अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। भविष्य में भी अगर कोई और अच्छी योजना सरकार लाएगी, बराबर नई नई योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, हमें नहीं भूलना चाहिए। आज योजनाओं की कमी नहीं है, आज योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है इधर हमें पता नहीं। ये काम राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड माननीय सबको चुप कर, सबको जिनका नाम करो, उनके नाम पर सबको ये चुप बेटा। है, पूरा जीवन उन्होंने अपना बिल्कुल श्रमिकों सुनो। के हित के लिए दे दिया। किस प्रकार मजबूती दी जाए श्रमिकों को, काम करने वाले लोगों को किस प्रकार से हम ताकतवर बना सकते हैं, उनको कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, ये सारे काम उन्होंने किए। तो यही चाहत है, यही एक चीज चाहते हैं कि श्रमिक संगठित हो। मुझे पता है आपके कोई श्रम संघ नहीं है, यूनियन नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे हमारे जितने साथी सहयोगी संगठन हैं, ये आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार से कम जो फायदा है वो तो उठाएं। ये तो हुई एक बात, ये एक फायदा बताया मैंने आपको, ई श्रम कार्ड बनाना। कौन सा कार्ड बताया मैंने? ई श्रम कार्ड। जोर से बोलो। ई श्रम कार्ड। ये फायदा तो आपको। दूसरा, आज सुविधा है सरकारी कर्मचारियों को, निजी उद्योग में काम करने वालों को, कि उनको 60 साल के बाद क्या मिलता है? पेंशन। आपको भी मिलेगी क्या? आप भी तो काम कर रहे हैं, मिलेगी? नहीं पता आपको। सरकार ने अभी व्यवस्था कर दी है कि आपको भी पेंशन मिलेगी। कैसी लगी ये बात? अब कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जानकारी आपके पास नहीं। किसी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का नाम सुना है? नहीं सुना। इसीलिए ये दूसरी योजना सरकार की लाई, आज इसको कई साल हो गए। इसमें भी एक कार्ड बनाना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए और बहुत सारे श्रमिकों के लिए ये कार्ड आपको बनवाना है। और क्या होगा, आपका खाता जिसका भी है, आप ही के नाम से एक और खाता खुल जाएगा। मान लो किसी की उम्र 18 साल की है, 19 साल की है, 20 साल की है, 55-60 रुपए आपके खाते से इस खाते में जाएंगे, उतना ही पैसा सरकार इस खाते में डालेगी, ये खाता आपके नाम ही रहेगा। और जब 60 साल के हो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा आपने कुल 20-22 हजार दिए 60 साल तक, 20-22 ही गए हमारे, उतनी सरकार ने डाले। और फायदा क्या हुआ, जैसे ही 60 साल पूरे हो जाएंगे, 61वें साल से पहले महीने से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। कितनी? 3000 रुपये महीने। और क्या होगा, एक साल में 36,000 रुपये में मिल गए। और खर्च कितने किए थे 32 साल में, इकट्ठे कितने किए थे? 21-22 हजार रुपये हमने अपने खाते में डाले। पहले ही महीने से आपकी पेंशन शुरू, पहले ही साल से आपने जो पैसा खर्चा था वो तो आपको मिल ही गया। और जब तक जीवित है तब तक ये पैसे आपको मिलते रहेंगे। कैसी लगी ये बात? पता थी? कार्ड बनवाएंगे, कौन कौन बनवाएगा? हर कोई बनवाएगा। मान लो एक परिवार में 4 लोग हैं, 18 से 40 के बीच, 4 लोगों ने भी पेंशन का कार्ड बना लिया, तो कितनी पेंशन आ गई? 12,000 रुपये हर महीने घर में आ रहे। कोई सोच सकता था आज से पहले, इस योजना के आने के पहले कोई योजना थी ही नहीं ऐसी, और ये योजना आ गई। क्या नाम बताया? दोबारा से बताता हूँ, बोलेंगे मेरे साथ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अंग्रेजी में कहते हैं PMSYM, अंग्रेजी भूल जाओ, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिससे पेंशन मिलेगी। क्या किया? बचत की बचत, पैसा आपका ही इस खाते से उस खाते में गया, किसी ने लिया नहीं, सरकार ने ही मिलाया, और हमारी पेंशन शुरू। बुढ़ापे में किसके आगे छोटे छोटे खर्चों के लिए हाथ फैलाएगा इंसान? फैलाएगा। 60 साल के बाद कोई उधार भी नहीं देता। रिटायरमेंट के बाद बैंक वाले भी कहते नहीं, जो काम नहीं कर रहा उसको हम किसी प्रकार का लोन देंगे, कोई ऋण नहीं मिलेगा।
हमें हमारी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज लेनी पड़ेगी। आज यदि हम इस एक दो सामाजिक फोटो लेना सुरक्षा से जुड़ते हैं, आज अगर हम इस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ते हैं तो हमारे आने वाला कल हमारा ध्यान रखें। अगर हम अपने आज का ध्यान, अपने कल का ध्यान आज से रखना शुरू कर देंगे तो कल हमारा ध्यान हमारा ये आज रखेगा। और अक्लमंद आदमी वही है जो अपने भविष्य के बारे में आज से ही योजना बनानी शुरू कर दे कि मुझे कल के लिए, कल मैं बूढ़ा होऊंगा, कल मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ, कल मुझे चोट भी लग सकती है, कल मैं काम के काबिल नहीं भी हो सकता है मैं काम न कर पाऊँ, तब क्या करूँगा? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये कार्ड हमारे काम आएगा जीवन में। और आज ये 3,000 रुपये महीने पेंशन है, सरकार देख रही है, सरकार जानती है कि कल को महंगाई बढ़ेगी, हो सकता है पेंशन ज़्यादा कर दें। इसका फायदा हुआ कार्ड बनवाओगे, बनवाएंगे कार्ड तो आपको महसूस हुआ हम आपको कुछ देने नहीं आए, लेकिन आज एक ऐसी चीज दे दी है जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका वर्तमान सुरक्षित होता दिखाई दे रहा है। मुआवजा आज, मृत्यु बीमा आज, पेंशन कल, तो हमारा आज भी सुरक्षित हो रहा है और हमारा आगे आने वाला भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। ये सारी बातें कैसी लगी है बात? आपको क्या करना पड़ा? हाँ, आज थोड़ी देर, आज एक दिन इस मीटिंग में आओगे, इस मीटिंग में आने के बाद ये जानकारी पूरी टीम देगी, इस जानकारी से आपको ताकत महसूस होगी। और जब इंसान को जानकारी मिल जाती है तो उसको पता है आदमी अपना हक लेना जानता है। बेशक हम कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है पढ़े लिखे न भी हों, लेकिन पढ़ाई लिखाई से जरूरी नहीं कि इंसान कुछ बन जाए, अनुभव से भी इंसान बनता है। तो आपके पास जो अनुभव है और जो मीटिंगों में आ रहे हैं बराबर, यहाँ से जितने प्रकार की सरकारी कानून, तरह तरह की कुप्रथाओं की, तरह तरह की सरकारी योजनाओं, राज्य सरकारी योजनाओं की जितनी भी स्कीम आपको दी जा रही है की जानकारी, वो किसके काम की है? आपके काम की है। लेकिन आप अखबार पढ़ते नहीं, सरकार अखबार विज्ञापन देती है, बहुत कम लोग शायद अखबार पढ़ पाते होंगे, ये आता भी नहीं। तो जानकारी कैसे मिले? जानकारी इसीलिए मिलेगी कि हम आपके घर आके देखें। सरकार टीवी में विज्ञापन देती है, बात नहीं, लेकिन आज शायद टेलीविजन देखने का समय हमारे पास नहीं है क्या? नहीं है। सरकार विज्ञापन देती है, कई जगह बिजली भी नहीं आती, हम नहीं देख पाते, वो क्या करें? हमें योजना का पता नहीं चलता। सरकार रेडियो पे विज्ञापन देती है, लेकिन क्या रेडियो आज के जमाने में कोई सुन रहा है? कम लोग सुनते हैं। तो क्या करें? अखबार हम पढ़ नहीं पा रहे, पहुंच नहीं रहा है, पढ़ना नहीं आता, टीवी हम टेलीविजन में देख नहीं पा रहे सरकार के विज्ञापन, रेडियो में सुन नहीं पा रहे, क्या करें फिर? तो राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके घर तक पहुंचता है, जहां आप काम करते हैं वहां तक पहुंचता है, जहां आप रहते हैं वहां पर भी जाता है। क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता यदि हमें लानी है तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, न सिर्फ सुनना। हमारी टीम ये बात आपको बताएगी, बार बार बताएगी, लेकिन अब जिम्मेदारी इन बातों को जानने के बाद हमारी आ जाती है, आपकी आ जाती है। अब आपको क्या करना है? अपने अपने कार्ड बनवाने। अगर खुद का संगठन नहीं है तो संगठन बना लेना है, स्व सहायता समूह से ही शुरू करें, काम घर पे ले आए। आज तो ऐसा जमाना आ गया है कि जिन लोगों ने कंप्यूटर की शिक्षा ले ली है वो घर से ही काम कर रहे हैं, वो घर से ही काम कर रहे हैं। कभी सोचा था कि इंसान घर से भी काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। आज कोरोना ने हमें यह सिखा दिया कि अगर हम कंप्यूटर की शिक्षा ले लें, कंप्यूटर की साक्षरता ले लें, तो हम घर से भी काम कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे हैं, अच्छा पढ़ लिख ले रहे हैं, उनके लिए काम के अवसर की कोई कमी नहीं है। कंप्यूटर है, इंटरनेट आता है, बिजली आती है,
आज खूब डेटा की कोई कमी नहीं है, मिल रहा है, प्लान ले लेते हैं, घर से अलग अलग जगह काम करके लोगों को दे देते हैं, कहीं पैसे लेने जाना नहीं है, पैसा भी खाते में आ जाता है। तो इतनी सुविधा कभी सोची थी? आज के जमाने में संभव हुई है जाकर, जब देश ने तरक्की कर ली है, इंसान कंप्यूटर से जुड़ जाए। इंसान ने क ख ग 1 2 3 की शिक्षा के अलावा कंप्यूटर की शिक्षा भी हासिल करनी शुरू कर दी है। आज ये बैठे हैं, इनसे पूछिए आपको मोबाइल चलाना आता है? आता है। क्या आपको पेटीएम आता है? आता है। क्या आपको किसी को पैसा भेजना हो तो उसके पास जाना पड़ेगा? नहीं। क्या किसी से पैसा मंगवाना हो, क्या उसके घर जाना पड़ेगा? नहीं। क्या आपको रेलवे की टिकट करानी है, आपको लाइन लगानी पड़ेगी स्टेशन में? नहीं। क्या आपको बैंक जाने की आवश्यकता रह गई है? नहीं। क्या आप घर से काम कर सकते हैं यदि आपको कंप्यूटर आता हो? कर सकते हैं। क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपको देश विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। आज भारत में ऐसे अवसर आ गए हैं कि तरह तरह के कार्यक्रम हम अपने मोबाइल जैसे, मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर है। मोबाइल क्या है? छोटा कंप्यूटर, और वो बड़ा कंप्यूटर। जिसको मोबाइल चलाना आ गया वो कंप्यूटर भी सीख लेता है, कंप्यूटर भी सीख लेता है। इसलिए अक्षर ज्ञान, अनुभव ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी बहुत जरूरी है, और वित्तीय साक्षरता भी जरूरी है। इसमें हमें सावधानी रहेगी कि हमारे साथ कोई कुछ गलत ना हो जाए, वो भी सिखाया जाए। तो यही हम आपसे चाहते हैं, दोनों को अलग कि इतने प्रकार की शिक्षा आ गई है, थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करे इंसान। और एक श्रमिक के लिए, काम करने वाले व्यक्ति के लिए अपना ज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे वो पढ़ा लिखा श्रमिक है, या वो शिक्षित बेरोजगार है, या वो कम पढ़ा लिखा कोई श्रमिक है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, साक्षरता की कोई सीमा नहीं, जागरूकता की कोई सीमा नहीं। जानकारी आज दुनिया में इतनी है कि घर बैठ के हम वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बता दे, जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, तो हमारा शायद थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि हाँ, आज हम घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं। आज तो बाजार भी आपके कंप्यूटर में आ गया है, आपके मोबाइल पर बाजार है। आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि घर पे ही बैठ के हमारा राशन आ जाएगा, घर पे ही बैठ के खाना आ जाएगा, घर पे ही बैठ के कपड़े आ जाएंगे, घर पे ही बैठ के हम किराए का मकान भी ढूंढ लेंगे, और घर से ही सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा कि जब हम इस प्रकार की साक्षरता के बारे में सोचेंगे। तो राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड आपसे यही कहता है, कई मीटिंगों में कहता है, बार बार कहेगा, जब तक आप इन सब बातों को अपने जीवन में अपना नहीं लेंगे। वो यही कहेगा, हमारी टीम यही चाहती है, रमीला जी यही चाहते हैं, सौरभ जी यही चाहते हैं, गोविंद जी यही चाहते हैं, कामा साहब यही चाहते हैं, भाई साहब भी बैठे हुए यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या आपसे कुछ मांग रहे हैं? क्या आपसे कोई चीज मांगी? उल्टा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो पैसे से भी कहीं ज्यादा जरूरी है एक श्रमिक के जीवन में। पैसे से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। पैसे से भी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे समय इकट्ठा करके नहीं रख सकते, पैसा तो इकट्ठा कर लोगे। क्या समय इकट्ठा कर सकते हो? तो समय का मूल्य समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में समय का मूल्य बहुत जरूरी है। जब तक जीवन जिए, कार्य जीवन की गुणवत्ता यदि सुधारनी है, काम काज से संबंधित, रोजगार से संबंधित यदि जीवन की गुणवत्ता संभालनी है, क्योंकि वो काम भी हम 8 से 10 से 12 से 13 घंटे करते हैं, अपने रोजगार से हम जुड़े रहते हैं। घर से निकलते हैं सुबह, रात तक घर में घुसते हैं काम करके। तो एक तो है घर के जीवन की गुणवत्ता, और एक है काम के जीवन की गुणवत्ता। वो कैसे सुधारे? वो ऐसे ही सुधरेगी कि जब हम इन सब बातों को अपनी बातचीत का, घर घर का विषय, समाज का विषय, संगठन का विषय बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, और उसके बाद अपने निर्णय
हम खुद ले पाएं। श्रमिक शिक्षा आपको सबल बनाने का प्रयास करती है, इसलिए कि हम अपने निर्णय खुद लेने में काबिल हो जाएं, जिससे हम किसी और के कहने में ना आए। और जो इंसान अपने निर्णय खुद ले लेता है वह सफल कहलाता है। जो अपनी समझबूझ से, अपनी समझदारी से चलता है, वो इंसान सही रास्ते पर चलता है। अभी अगर कोई आदमी जा रहा है सड़क पर, उससे पूछो कहाँ जा रहा है, कहेगा पता नहीं, एक सड़क बनी है। अब सड़क बनी है तो चलने के लिए बनी है, मैं तो चलता हुआ जा रहा हूँ। क्या कहेंगे सब लोग उसको? क्या कहेंगे सब लोग? अरे बेवकूफ आदमी, इसको तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो जिस इंसान के सामने लक्ष्य नहीं है जीवन का, वो उसी के प्रकार है। लेकिन जिसने लक्ष्य तय कर लिया और उसको पता है कि उसकी मंजिल क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके कामकाजी जीवन का लक्ष्य क्या है, परिवार का लक्ष्य क्या है, समाज में कैसे उठना बैठना है, समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छाई और बुराई क्या होती है, ये सब शिक्षा से मिलेगा। तो जब शिक्षा ने सीख दे दी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इंसान को पता चल गया, इंसान ने अच्छाई अपनानी शुरू कर दी और बुरे रास्ते छोड़ दिए। क्या ये मुश्किल काम है? ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मोबाइल से शिक्षा ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सीमा तक हो तो अच्छा है। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। मोबाइल की लत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। और सामाजिक बुराइयां आज भी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कम हो रही हैं, और ये समाज के प्रयास से ही कम होंगी। यदि हम आप चाहेंगे तो हमारी ये जो कुप्रथा है कि बच्चों की कम उम्र में शादी करना, वो ठीक नहीं है। लड़कियां भी उतनी ही बराबर हैं जितना लड़का है। लड़की बचाएंगे तभी लड़की पढ़ाएंगे, बेटी बचेगी तभी बेटी पढ़ेगी। नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी बचेगी जब ही बेटी पढ़ेगी। इसलिए बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। इसीलिए लड़कियों को भी सम्मान देना बहुत जरूरी है कि लड़की भी यदि हमारे घर में जन्म लेती है तो हम उसे किसी भेदभाव की दृष्टि से न देखें। आज लड़कियां बड़ा बड़ा नाम कर रही हैं अपना, लड़कियां आज पूरा पूरा सहयोग परिवार को कर रही हैं। आज लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। इसलिए ये पुरानी बातें दिमाग से बाहर निकाल लें कि लड़की किसी मायने में कम है तो कम उम्र में शादी नहीं करनी। लड़की भी हो रही है तो उतना ही खुश होना है जितना लड़का पैदा हो रहा है। वही खुशियां उतनी बांटनी है परिवार में जो एक बालिका की शिक्षा, बालिका के होने से, बालक के होने से होती है। बालिका के लिए भी वही बात। दहेज प्रथा को जितना हो सके कम करें। दहेज लेने वाला, आप कानून तो ये कहता है कि दहेज लेने वाला, दहेज देने वाला दोनों ही अपराधी है, दोनों बराबर के अपराधी। और हमारे यहाँ राजस्थान में कम उम्र में शादी हो रही है। मैं देखता हूँ आखा तीज पर आज भी थालियों में बैठा बैठाकर लड़के लड़की को इतने छोटे छोटे से हैं, थालियों में बैठा बैठाकर उठाकर उनकी शादी की जा रही है। हो सकता है आप में से भी कभी किसी जमाने में शादी हुई हो। और क्या होगा, कम उम्र में शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा होंगे, शरीर कमजोर होगा महिला का, और फिर शरीर तैयार नहीं है, पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो कैसे अपने पाँव पे खड़ी होगी लड़की? लड़की को जब पैदा किया है, पाला पोसा है, संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, किस उम्मीद से कि लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। लेकिन अगर हम कम उम्र में शादी कर देते हैं तो न तो माँ बाप का सपना पूरा हो रहा है, न हमारी बिटिया का सपना पूरा हो रहा है। और आपको पता नहीं है कि शादी के बाद अगर किसी घर में गई और उस घर की स्थिति अगर खराब हो गई, अच्छी नहीं रही, तो कौन हाथ बटाएगा उस घर का? बेटी की स्थिति और खराब हो जाएगी। लेकिन अगर बेटी सशक्त है तो वहां जाकर अपने पाँव पे खड़ी है, वो भी कुछ ना कुछ काम करने के काबिल हो सकती। और आज महंगाई के जमाने में एक आदमी की कमाई से घर नहीं चल रहे, मुश्किल होती है, तो बचत करनी पड़ती है। बचत भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है, अगर महिला भी काम कर सके पुरुष के साथ तो घर की आमदनी में बढ़ावा होगा।
घर चलना आसान हो जाएगा। और खुशहाल परिवार तभी रहेगा जब जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं, जहाँ माँ भी थोड़ा बहुत काम कर लेती है, घर से ही कोई काम कर लेते हैं स्व सहायता समूह बना के, पिता भी काम कर रहा है, भाई भी काम कर रहा है। तो काम करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें हमेशा से कहा गया है कर्म की प्रधानता बहुत ज़रूरी है। कर्म करना ही हमें बहुत ज़रूरी है। इस शरीर का फ़ायदा उठाना, श्रम करना बहुत ज़रूरी है। श्रम करने से हमें बहुत सारी बातों का फ़ायदा होता है, हमें अधिकार मिलते हैं श्रम करने से। कोई भी महिला काम कर रही है तो उसकी घर में बहुत इज्जत है। आदमी पूछता है, समाज पूछता है, कहते हैं काम करती है, इज्जत बढ़ती है। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि जो काम नहीं कर रहे, लेकिन इस बारे में सोचना शुरू करें, क्योंकि यह टीम आपको बताएगी कि स्व सहायता समूह बनाकर भी घर में, गांव में काम लाया जा रहा है। उदयपुर में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जहां महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर, संगठन बनाकर काम कर रही हैं, काम घर पर ला रही। कौन से काम है? अभी दिवाली गई, मोमबत्ती बनाने का काम है, मोमबत्ती की ट्रेनिंग ले ली, मोमबत्ती बनानी शुरू कर दी। आजकल दिए कम जलाते लोग, मोमबत्ती खरीदी तो मांग बहुत है। अभी ये जाएगा, इसके पहले रक्षाबंधन आया था, एक एक धागा जो है 20-20 रुपए से कम का नहीं मिला। कौन बना रहा है? फैक्ट्रियों में नहीं बनते सारे काम, सब काम घरों में हो रहे। त्योहार से जुड़ गया, रोजगार त्योहार से जुड़ गया। इसके बाद होली आएगी, अभी आपके जगह जगह हर्बल गुलाल बना रही हैं महिलाएं। आजकल कोई केमिकल वाला गुलाल इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसे रंग नहीं इस्तेमाल करते। तो होली पे, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे और न जाने कितने ऐसे त्योहार हैं। अगर हम खाली हैं तो इसके दौरान मैं देख रहा हूँ महिलाएं मसाले का काम कर रही हैं। एक छोटी सी चक्की खरीद लाई, पैसे इकट्ठे करके मसाले का काम शुरू कर दिया। खड़े मसाले बाजार से खरीद लाए, उन्हें साफ करके उनको मशीन में चलाया, उनके छोटे छोटे पैकेट बना के अपने काम करने शुरू कर दिए। सप्लाई के काम भी आज खूब चल रहे। तो कोई ये ना सोचे क्योंकि आपकी जो उम्र है, आप आज किसी कार्यालय में काम नहीं मिलेगा, किसी फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा, तो क्या करें? इसका मतलब ये नहीं है कि आज जिसकी उम्र चली गई वो काम नहीं कर सकता। एक तो दिमाग से ये ख्याल निकालना पड़ेगा, हम आप जिस उम्र में हैं हम भी काम कर सकते हैं। अगर हम काम के पास नहीं आ सकते तो काम को अपने पास ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? हम काम ला सकते हैं। और ये जितनी बातें मैंने बताई, इसमें यदि हम काम के पास नहीं जा रहे, संगठन बनाकर, समूह बनाकर हम काम को अपने पास ले आ रहे हैं। और ऐसी महिलाएं भी हैं जो ये उदयपुर में इतने सारे काम घर बैठकर कर पा रही हैं। ये पूरी टीम हमारी आपको बताएगी कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। यही बताने के मकसद से इस कार्यक्रम को लगाने का ये एक दिवसीय SSTTP कार्यक्रम, अल्प अवधि का प्रायोजित कार्यक्रम है, जो आपके बीच में हम आज लेकर आए हैं। और ये नए प्रोग्राम से, नए कार्यक्रम से हम यही चाहते हैं कि एक नई सोच आए और हम थोड़ा सा दिमाग इससे हटा के सोचें कि परिवार को खुशहाल बनाने का रास्ता सिर्फ पैसा ही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तरह तरह की समस्याएं हैं, नए नए कानून हैं। कानूनों की जानकारी लीजिए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए और अपने जीवन को, कार्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाइए, आनंदपूर्ण बनाइए। इसी को कहते हैं जीवन की गुणवत्ता क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं तो इन बातों को समझ रहे होंगे। लेकिन समझ से थोड़ा सा अब आगे काम करने की जरूरत है। अब हमें अमल करने की जरूरत है, इसको अमली जामा भी पहनाना है, इसके ऊपर आगे की कार्यवाही हमें करनी है। हमें संगठन बनाना है, हमें समूह बनाना है, हमें अपने ई श्रम कार्ड बनाना है, हमें प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना है, श्रमयोगी मानधन योजना से जुड़ना है। और हमें हमारी दुनिया से हटकर भी अगर कहीं मीटिंगों में जाना पड़े तो महिलाएं, कामकाजी लोग परिवार से बाहर निकल के भी देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है। ये बच्चे भी आजकल बहुत नई नई शिक्षा से जुड़ रहे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर बहुत सारे लोग अभी आज के ज़माने में भी अंगूठा लगाएं। अंगूठा काट कर ले जाऊंगा मैं ऐसे आदमी का नाम देखकर जिसका अंगूठा लगा, मैंने देखा। आज के ज़माने में अंगूठा लगाना, आज के ज़माने में आज भी सीख सकते हैं। बैठी हैं आपके बीच में टीचर, शिक्षिका हैं, रोज भी 10-10 मिनट भी इनके पास आ गए आपको नाम लिखना सिखा देंगे।
नाम लिखना सिखा देंगे, क ख ग घ 1 2 3 4 बुनियादी शिक्षा आपको यहीं मिल जाएगी, आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। और जब थोड़ी सी शिक्षा ले ली तो किसी बैंक के पास जाएंगे, समूह बनाकर बैंक से जाके लोन ले आएंगे। आज बैंकों के पास इतना पैसा है, ऐसी ऐसी योजना आ गई है, मुद्रा योजना और न जाने कौन कौन सी स्वावलंबन की योजना आ गई है, स्वरोजगार की योजनाएं आ गई। जिला उद्योग केंद्र में अभी मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले, ये काम हम कर सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य वही है जो असंभव को भी संभव कर दे, वही मनुष्य है। और मनुष्य जीवन का फायदा भी वही है कि हर असंभव काम जो हमें लगे हम उसे संभव करने का प्रयास करें। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसने संकल्प ले लिया, जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है अपने जीवन में, वही व्यक्ति आज सफल कहलाएगा। तो सफल कैसे बने, इसके लिए उद्यमशीलता चाहिए, इसके लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए हमें समय भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें सीखना भी पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें साक्षरता भी लेनी पड़ेगी। साक्षरता तरह तरह की आ गई है। और इस प्रयास में और इस बीच मेडिकल कॉलेज से भी हमारे साथ डॉक्टर साहब आ गए। और जितनी भी विकास कुशवाहा जी का मैं स्वागत करता हूँ। जितनी भी आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, आज हमारे मेडिकल फील्ड के विशेषज्ञ आपके घर तक चल के आए, या आपसे कुछ मांगने नहीं आए। ये चाहते हैं कि जो स्वस्थ श्रमिक है, स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं सरकार तरह तरह की स्कीम भी ले आई है। पहले भामाशाह योजना थी, अब चिरंजीवी योजना भी है, तरह तरह की स्कीमें भी है सरकार की स्वास्थ्य संबंधी। आयुष्मान भारत योजना, ये सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ और लोगों को भी बहुत कुछ कहना है। और कुशवाहा जी का भी मैं पुनः स्वागत करता हूँ कि आज वो आपको एक काम करने वाले व्यक्ति को, एक श्रमिक को अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी वो देंगे। तो अब आगे क्रम में उनकी बातचीत और हमारी इस पूरी टीम की बातचीत आपके बीच में रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा जीवन एक सफल जीवन हो, गुणवत्ता युक्त जीवन हो, गुणवत्ता युक्त परिवार हो, अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो, और छोटा भी हो तो कोई बुराई नहीं है। तो वो जमाना भी आ गया है, क्योंकि धरती हमें एक सीमा तक ही दे सकती है। वो शीतल टाइप वाले से पूछ लेना आपके लिए, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे तेल हो, धरती से कितना लेंगे। जब इंसान लेता ही रहेगा और देगा नहीं, तो धरती को हम माता कहते हैं। माता से यदि लेते ही रहेंगे और माता की सेवा नहीं करेंगे, तो हो सकता है माता हमसे रूठ न जाए कहीं, और हमें एक समय पर क्या पता सूरज की रोशनी न मिले, क्या पता ये ताजी हवा न मिले, क्या पता ये अच्छा खाना, ताजा खाना न मिले, पानी की समस्या भी आ रही है। ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी कि आज आने वाले अपने बच्चों को हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि कल जब बच्चों के साथ कोई कठिनाई आएगी तो ये आपसे यही पूछेंगे कि मेरे माँ, मेरे बाप, आप इस धरती पे हमारे लिए क्या छोड़ कर गए। आज हमारे लिए पानी का संकट है, बिजली का संकट है, ताजी हवा का संकट है, न जाने कितने प्रकार के, क्योंकि वायुमंडल बदल रहा है। आज जहाँ बाढ़ नहीं आती थी वहां भी बाढ़ आ रही है। जितने बर्फ के पहाड़ है वो पिघलने शुरू हो गए, नदियां और समुद्र ऊपर जा रहे हैं। और आज इंसान के कई देश तो ऐसे हैं जो अनुमान है कि इस वायुमंडल का, ये जो धरती पे संकट आ रहा है, इस हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी संकट आ रहे हैं, मानव जीवन कष्टमय होता जाएगा। कई तो देश खत्म होने की संभावना है। बांग्लादेश जैसे देश, मालदीव जैसे देश, ऐसे बहुत सारे देश जो समुद्र किनारे बसे हुए, जो जितने भी ये जगह हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये न रहें। तो हमें देखना है कि हम इस धरती को दें भी, धरती से जो ले रहे हैं हम दें। हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, उनमें पानी दें, अपने बच्चों को सिखाएं, और खुद भी पानी की बर्बादी न करें। उदयपुर आज जो है, वो बहुत साल पहले ऐसा नहीं था, पानी का बहुत बड़ा संकट था। वो तो पुराने राजा महाराजाओं की आज कई सौ साल पहले की सोच है, जो आज भी आने वाले लोगों को हमें काम दे रही है। लेकिन कब तक बारिश के ऊपर मानव जीवन कब तक चलेगा। यही पानी जब तक जमीन के भंडार भर नहीं जाएंगे, तब तक हो सकता है कि आगे आने वाले साल में हमारे बच्चों को पता नहीं पानी मिले या न मिले।
तो हमें हर प्रकार की सेवा करनी है, पशुओं की भी सेवा करनी है, पक्षियों की भी सेवा करनी है, पेड़ पौधों की सेवा करनी है, पानी बचाना है। अपनी आदतों में हमें सुधार लाना पड़ेगा। ये जो आज पानी बर्बाद करने की हमारी एक आदत बन गई है, हमें कम करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा नहाओ मत, लेकिन नल चला हुआ है, बाल्टी भर गई है, बाल्टी से पानी गिरता जा रहा है और हम नहाते जा रहे हैं, ये बर्बादी है। बिजली चला दी, पंखा चल रहा है, हम वहां पर है नहीं, बिजली की बर्बादी है, क्योंकि बिजली भी पानी से बनती है और कोयले से ही बनती है। कोयले के भंडार कभी ना कभी खत्म होंगे, अनुमान लगा लिया गया है। कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी, ये सोच लेंगे हम लोग। तो सोचें कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें। ये सूर्य को देवता कहते हैं, ये हमें सारा जीवन देता है और आज ये बिजली भी दे रहा है। आपको जानकारी होगी कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से एक छोटा सा इतना बड़ा, जैसे सबने अपने अपने घरों में टेलीविजन देखने के लिए लगाई हुई है ना छतरी, आज खाने को है नहीं है, लेकिन टेलीविजन देखने की छतरी सबके घर है। इसी तरह से सौर ऊर्जा के लिए आज पूरी की पूरी व्यवस्था है। नीचे बैठ के ले लो। और ये जो ऊर्जा की योजना है, इसमें सरकार बहुत मदद कर रही है। नीचे कर आज यदि हम दिन भर चार्ज कर ले, और उदयपुर जैसी, राजस्थान जैसी जगह में पवन चक्कियां लग गई हैं, सौर ऊर्जा लग गई है, इसीलिए लगी है क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाले समय में यदि हम विदोहन करते रहेंगे साधनों का, हद से ज्यादा विदोहन करते रहेंगे इन साधनों का, उपलब्ध साधनों का, तो हो सकता है आने वाले समय में हमें कष्ट हो जाए। इसलिए ये नए साधन लाने होंगे, ये नई ऊर्जा की स्रोत है। किसी ने सोचा था हवा से भी बिजली बन सकती है? नहीं, लेकिन आज ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है कि हवा से बिजली बन सकती है। आज लहरों से बिजली बन रही है। कई ऐसे देश हैं जो समुद्र में जो लहरों से बिजली बना रहे हैं, टाइडल एनर्जी कहा जाता है अंग्रेजी। सौर ऊर्जा, कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक लगा देना है ऊपर, और वो सोलर सेल का एक छोटा सा एक टुकड़ा आता है, वो ले लिया। रात को हमारे घर में अगर बिजली नहीं है तो हमने पंखा चला लिया, हमने बिजली जला ली। इसी से खाना भी बन रहा है। अगर आपको पता हो तो आज गैस कहते हैं लोग महंगी हो गई, थोड़ा सा अगर कोशिश कर लें तो आज खाना बनाने के लिए भी सोलर प्रेशर कुकर है। ऐसे आता है, उसमें इधर दाल रख दी, इधर चावल रख दी, उसको सूरज की तरफ करके रख दिया, घंटे डेढ़ घंटे बाद दाल भी बन गई और चावल भी बन गया। कभी सोचा था ऐसा? आज है। ये बातें जानकारी लेनी हमें बहुत जरूरी है। आज सूरज से हम अपने घरों को रोशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, और आज तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लांट भी लग गए हैं कि जो एयर कंडीशनर भी लोग चला रहे हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं। हमारी तो बुनियादी जरूरतें, गांव में रहने वालों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। नवीन ऊर्जा कहाँ से आए? नवीन ऊर्जा के ऊपर से मालूम पड़ा कि ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने मुझे सुना, समय दिया, हमारी टीम को, इसके लिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके बीच में हम इन बातों को लेकर आते रहेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि ये जो पूरी टीम यहाँ एकत्रित है, ये जितनी भी बातें आपके साथ करनी है, इनको आप ध्यानपूर्वक सुने और जीवन में अपनाने की कोशिश भी करें। न सिर्फ सुनना, सुन के समझना, और सुनने के बाद अपने जीवन में इनको अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यवाही हमारी टीम पूरा संचालित करेगी। तो अभी हमारे भारत सरकार का जो राष्ट्रीय शिक्षा विकास बोर्ड है उदयपुर, उसके रीजनल डायरेक्टर साहब ने आपको अभी जानकारी दी, मुझे जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे बीच में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र हैं जो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की, विकास कुशवाहा। वो आपको जो धात्री महिला है, गर्भवती महिला है, उनको गर्भवती होने पर उनको क्या क्या समस्याएं आती है और उसका निवारण कैसे किया जाए, वो ये रिसर्च कर रहे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज आपने देखा है, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ से आए हैं, महाराणा भोपाल राष्ट्रीय जो मेडिकल कॉलेज होता है वो। तो अभी आपको वो जानकारी देंगे। पहले हमारे सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय पुनीत गौतम साहब का। उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें जीवन की गुणवत्ता कैसे अपनानी चाहिए। छोटी छोटी बातों से समझने से, सरकार की योजनाओं से लाभ उठाने से, बिजली बचा के, पानी बचा के, सबका ध्यान रख के, सबके अपने परिवार को खुशहाल बना के,
छोटा परिवार, सुख का आधार, ऐसे छोटे छोटे और सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनने से आपको ये समझना होगा कि हमें अपनी कोई समस्या बतानी है तो पहले हम दूसरों की आप सामने वाला व्यक्ति हमको क्या बोल रहा है पहले उसकी सुनो, फिर अपनी बात रखो। ऐसा नहीं है आप बड़ बोलते जाओ और बताइए नहीं हवा में बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब सर ने यही आपको छोटी छोटी बातें समझाई थी पूरी, इसका ध्यान रखना है। छोटा परिवार सुखी परिवार और अपना सब लाए सर का बहुत बहुत तो सर बहुत कम प्रोग्राम में ऐसे आते हैं और जब भी क्योंकि सर जो समय का अभाव रहता है लेकिन सर आते हैं और अच्छा देखो आपको पूरा कितने देर तक आपको लेक्चर दिया और जीवन की गुणवत्ता का महत्व बताया कि जीवन की गुणवत्ता क्या होती है, हमें किस तरह छोटे अपने परिवार में रहकर खुशहाल जीवन जीना है और सुख का आधार को अपनाना है। धन्यवाद। अब आपके बीच में मेडिकल कॉलेज से पधारे विकास जी डॉक्टर कुशवाहा आपको गर्भवती जो महिला हमारे बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर साहब इस कार्यक्रम के इंचार्ज भी कार्यक्रम प्रभारी भी हैं। मैं उनकी अनुमति से कुशवाहा साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रण करता हूं कि वो अपनी जानकारी प्रदान करें। स्वास्थ्य है क्या?